हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सुरेन मोहन पाठक का संपूर्ण कथा साहित्य वॉल्यूम 2 से एक और कहानी जिसका नाम है टीपू सुल्तान की डायरी। टीपू सुल्तान की डायरी से तथा उस पर रिसर्च कर रहे एक विद्यार्थी की नृशंस हत्या से संबंधित प्रस्तुत केस में मैं अपने मित्र पुलिस इंस्पेक्टर अमीठिया के साथ घटनास्थल पर नहीं जा सका, लेकिन उसके एफआईआर तैयार कर लेने के तुरंत बाद मेरी उससे मुलाकात हुई और उसने मुझे सविस्तार सारी दास्तान सुनाई। वह दास्तान और उसके बाद हुए हमारे वार्तालाप को मैं अक्षरश यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। शशि भूषण एक सूरत से ही विद्वान लगने वाला नौजवान था और अपनी रिसर्च के विषय के रूप में उसने विख्यात प्रोफेसर दामले की रिसर्च द्वारा पूर्व स्थापित टीपू सुल्तान की डायरी को चुना था। जिस रोज उसकी हत्या हुई थी उस रोज शनिवार था और सुबह 10 बजे उसका मौखिक इम्तहान होने वाला था। इम्तहान लेने वालों में एक तो इस विषय के विशेषज्ञ स्वयं प्रोफेसर दामले शामिल थे और दूसरे थे उनके घोर शत्रु और उनकी रिसर्च पर हर वक्त नुक्ताचीनी करने वाले प्रोफेसर मेहरोत्रा। दोनों में इतनी लगती थी कि यूनिवर्सिटी में उनकी नोकझोंक और तकरार के किस्से लोगों के मनोरंजन का बहुत बड़ा साधन बने हुए थे। प्रोफेसर मेहरोत्रा भी माने हुए विद्वान थे और महाराज रणजीत सिंह पर की अपनी रिसर्च के लिए डॉक्टरेट हासिल कर चुके थे और उसके माध्यम से खूब प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके थे। प्रोफेसर दामले ने टीपू सुल्तान की दुर्लभ डायरी की खोज की थी, जिसमें से उन्हें अपनी रिसर्च के लिए बड़े चौंका देने वाले समकालीन तथ्य प्राप्त हुए थे। दोनों में इतनी लगती थी कि वे दोनों हर क्षण एक दूसरे को नीचे दिखाने की ताक में रहते थे। मसलन अगर किसी मीटिंग में प्रोफेसर मेहरोत्रा अपना भाषण देने के लिए उठकर खड़े होते थे तो प्रोफेसर दामले बड़ी घृष्टता से वहां से वॉकआउट कर जाते थे। इसी प्रकार प्रोफेसर मेहरोत्रा ने एक बार इतिहास के महान विद्वानों की एक मीटिंग में यह वक्तव्य देकर खलबली मचा दी थी कि प्रोफेसर दामले की खोज टीपू सुल्तान की डायरी 19वीं सदी का एक फ्रॉड था। वे कागजात जाली थे और प्रोफेसर दामले उसकी बिना पर जो वाहवाही हासिल कर रहे थे उसके वे कतई हकदार नहीं थे। आरंभ में मौके के इम्तहान लेने वालों में प्रोफेसर मेहरोत्रा और तीसरे प्रोफेसर सक्सेना ही थे, लेकिन तब दामले ने कहा था कि क्योंकि विद्यार्थी के रिसर्च के विषय का उनकी पूर्व स्थापित रिसर्च से सीधा संबंध था, इसलिए उसका मौखिक इम्तहान लेने वाले प्रोफेसरों में उन्हें भी रखा जाए। यूनिवर्सिटी ने इस बात की स्वीकृति दे दी थी और प्रोफेसर दामले को तार देकर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बुलाया गया था, जहां वे विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में गए हुए थे। इम्तहान वाले दिन की पिछली शाम को ही वे नगर में लौटे थे। वैसे भी उन्होंने अपनी विश्वविख्यात थीसिस पर आधारित पुस्तक के नए संस्करण के प्रूफ देखने के लिए भी दिल्ली आना ही था। अगली सुबह वे दोनों तथा तीसरे प्रोफेसर विद्यार्थी के स्वागत के लिए समय से पूर्व उपस्थित थे, लेकिन विद्यार्थी शशि भूषण ही वहां नहीं पहुंचा, क्योंकि बाद में मुझे उन दोनों प्रतिद्वंदी प्रोफेसरों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। इसलिए मैं दोनों की सूरत शक्ल यही बयान कर देना उचित समझता हूँ। प्रोफेसर मेहरोत्रा एक लगभग 55 साल के अच्छी तंदुरुस्ती वाले लंबे ऊंचे आदमी थे। रंगत सांवली थी, लेकिन अक्सर एक्जिमा की शिकायत होती रहने के कारण खाल चितकबरी सी हो गई थी। उनके हाथों पर एक्जिमा का प्रभाव जरा ज्यादा था और वहां का एक्जिमा एकदम कभी ठीक होता ही नहीं था, इसलिए वे अपने हाथों में हर क्षण सफेद दस्ताने पहने रहते थे। उनकी दूसरी विशेषता यह थी कि वह हर क्षण पाइप पीने के आदी थे, यहाँ तक कि साधारणतः बात करते वक्त भी मुंह से पाइप नहीं निकालते थे, इसलिए उनकी बोली में एक अजीब सी घरघराहट का शुमार हो जाता था। प्रोफेसर दामले भी लगभग उनकी आयु के 11वें बदन के वृत्त थे। हुलिया एकदम कोर्स की किताबों में छपी तस्वीरों में चित्रित विलायती विद्वानों जैसे बनाकर रखते थे, अर्थात थोड़ी पर बड़ी नफासत से तराशी हुई नोकदार फ्रेंच कट दाढ़ी और मूछें रखते थे। कोट की ऊपरी जेब में कांग्रेस प्रेसिडेंट बरुआ की तरह सुनहरी जंजीर से जुड़ा बिना कमानियों का चश्मा रखते थे, जिसे वे जरूरत पड़ने पर अपनी तोते जैसी नाक की पुंगी पर टिका लेते थे। हाथ में चंदन की लकड़ी की हाथी दांत की मूठ वाली छड़ी रखते थे। कुछ साल पहले टीपू सुल्तान की डायरी की खोज करके उन्होंने बड़ा नाम कमाया था। फिर उसी पर आधारित अपनी थीसिस के प्रकाशन से उन्होंने नाम के साथ खूब धन भी कमाया था। टीपू सुल्तान के अपने हाथ की लिखी हुई डायरी इतिहास की एक बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज थी, जिसकी खोज का 100% श्रेय प्रोफेसर दामले को जाता था। उस रोज दोनों प्रोफेसर अपने तीसरे सहयोगी प्रोफेसर के साथ एक ही स्थान पर मौजूद थे और यूं पहलू बदल रहे थे जैसे एक दूसरे की सूरत से बेजार हो। विद्यार्थी आया नहीं, तीसरे प्रोफेसर, जिनका नाम सक्सेना था, घड़ी देखते हुए तनिक चिंतापूर्ण स्वर में बोले। प्रोफेसर मेहरोत्रा ने भी अपनी घड़ी देखी और होठों में बुदबुदाए, 10 तो बजने वाले हैं, कहीं इस बार भी गायब ना हो जाए। क्या वह पहले भी गायब हुआ है? प्रोफेसर सक्सेना ने पूछा। हाँ, उत्तर मिला। पिछले टर्म में भी उसके लिए तारीख निश्चित की गई थी, लेकिन ऐन मौके पर उसने तारीख को मुलतवी कर दिए जाने का प्रार्थना पत्र दे दिया था। वह ऐसा कैसे कर सकता है?
हाँ कर तो सकता है। सुन लो, प्रोफेसर दामले जले बुने स्वर में बोला। इनकी निगाह में तारीख मुलतवी करने के लिए प्रार्थना पत्र देने में और परीक्षा में गायब हो जाने में कोई फर्क ही नहीं है। प्रोफेसर मेहरोत्रा ने कहर भरी निगाहों से अपने सहयोगी की ओर देखा। इन्हें यह तक नहीं मालूम कि उसने ऐसा प्रार्थना पत्र क्यों दिया था। प्रोफेसर दामले बोले। क्या बात थी? प्रोफेसर सक्सेना ने उत्सुक स्वर में पूछा। इन्हें खूब मालूम है कि शशि भूषण की रिसर्च का विषय टीपू सुल्तान की डायरी है। पिछली बार जब उसके मौखिक इम्तिहान की तारीख तय हुई थी तो उसके कुछ ही दिन पहले हमारी लाइब्रेरी में मेरी खोज टीपू सुल्तान की अपनी डायरी पहुंची थी, जो कि पहले मेरे प्रकाशक ने स्थायी रूप से अपने पास रखी हुई थी। एक अच्छा रिसर्च स्कॉलर होने के नाते मूल पांडुलिपि में उसकी दिलचस्पी होना स्वाभाविक था। वह उसका भी अध्ययन कर लेना चाहता था, इसलिए उसने परीक्षा को मुलतवी करने के लिए प्रार्थना पत्र दे दिया था। इसी बात को हमारे विद्वान प्रोफेसर साहब गायब हो जाने की संख्या दे रहे हैं। 10 बज गए हैं, प्रोफेसर मेहरोत्रा बोले। प्रोफेसर दामले ने हड़बड़ाकर घड़ी देखी। कब तक इंतजार करने का इरादा है प्रोफेसर सक्सेना? प्रोफेसर मेहरोत्रा बोले। क्या सारा दिन? सारा दिन इंतजार करने की जरूरत नहीं। प्रोफेसर दामले बोले। शशि भूषण जरूर आएगा। उसे किसी वजह से आने में देर हो गई होगी, लेकिन वह आएगा जरूर, बस आता ही होगा। यहाँ आने से पहले मैं उसके हॉस्टल से होता हुआ आया था। मैंने पाया था कि वह वहां से पहले ही रवाना हो चुका था। शायद वह किसी खास नुक्ते पर निगाह डालने के लिए एक क्षण को लाइब्रेरी चला गया हो। यह शराफत का तकाजा है कि हमें उसका इंतजार करना चाहिए। वह कोई मामूली विद्यार्थी नहीं, बहुत बड़ा रिसर्च स्कॉलर है। थोड़ी देर तो इंतजार करना ही चाहिए प्रोफेसर मेहरोत्रा, प्रोफेसर सक्सेना बोले। लेकिन शशि भूषण नहीं आए। 10:30 बजे प्रोफेसर मेहरोत्रा एकाएक उठ खड़े हुए। अब और इंतजार करना बेकार है, वो बोले। प्रोफेसर दामले ने व्याकुल भाव से दरवाजे की ओर देखा। उन्होंने शशि भूषण की हिमायत में कुछ कहना चाहा, लेकिन कुछ सोचकर चुप हो गए। यूनिवर्सिटी को ऐसे विद्यार्थी को तो रिसर्च स्कॉलर के रूप में स्वीकार ही नहीं करना चाहिए। उसे वक्त की परवाह ही नहीं मालूम होती। प्रोफेसर मेहरोत्रा बोले। वह खामा का अटक जाने वाला लड़का नहीं, प्रोफेसर दामले तीव्र विरोधपूर्ण स्वर में बोले। जरूर कोई जिंदगी मौत का सवाल होगा जिसने उसे यहाँ पहुंचने से रोक लिया है, और वह जिंदगी मौत का ही सवाल था जिसकी वजह से शशि भूषण मौखिक परीक्षा के लिए नहीं पहुंच पाया था। उसके हॉस्टल के कमरे में उसकी लाश बरामद हुई। किसी ने उसे कत्ल कर दिया था। 11:15 बजे हमें हॉस्टल के सुपरिटेंडेंट मिस्टर बत्रा ने टेलीफोन पर सूचना दी थी। अमेठिया ने मुझे बताया कि उसके हॉस्टल का शशि भूषण नामक नौजवान विद्यार्थी अपने कमरे में मृत पड़ा पाया गया था। लाश की सबसे पहले खबर रामू नामक एक नौकर को हुई थी, जो कि झाड़ू लगाने की नीयत से शशि भूषण के कमरे में गया था। प्रत्यक्षता शशि भूषण की हत्या की गई थी। हमने बत्रा को निर्देश दिया था कि वह हतप्राण के कमरे को ताला लगा दे और पुलिस के आगमन की प्रतीक्षा करे। मैं पुलिस के बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचा। मैंने हॉस्टल के मुख्य द्वार पर एक काले रंग की फिएट कार खड़ी पाई। उस कार की चाबियां उसके इग्निशन स्विच में लटक रही थी, इसलिए मेरा ध्यान उसकी ओर आकर्षित हुआ और उसमें मेरी दिलचस्पी पैदा हुई। आखिर किसी ने कार की चाबियां इग्निशन में ही लगी के छोड़ दी। ये तो सरासर कार चोरों की चोरी की दावत देने जैसा काम था। मैंने पूछताछ की तो मालूम हुआ कि वह कार शशि भूषण की थी। शशि भूषण का कमरा हॉस्टल की पहली मंजिल पर था। सीढ़ियों के दहाने से जरा सी दाईं ओर हमने शशि भूषण की लाश फर्श पर पड़ी पाई। उसके सिर पर किसी खुरदरी वस्तु से कम आधी दर्जन प्रहार किए गए थे। हमारे डॉक्टर का कथन है कि संभवतः मौत पहले या दूसरे प्रहार से हो गई थी। बाकी के प्रहार तो या तो दीवानगी से किए गए थे और या इस बात की गारंटी के तौर पर किए गए थे कि हतप्राण वाकई मर गया था। लाश के समीप एक लंबा छुरा पड़ा पाया गया था। उस छुरे की मूठ खून से सनी हुई थी। उस खून में कुछ बाल भी चिपके हुए थे, जिनकी शिनाख्त शशि भूषण के बालों के रूप में की गई थी। उसने अपने ब्रीफकेस में से एक लंबा सा पैकेट निकाला। उसने सावधानी से उस पैकेट को खोला और उसमें से अपने खोल में रखा कोई 1.5 फुट लंबा छुरा निकाला। इतना बड़ा छुरा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। छुरा क्या था, छोटी मोटी तलवार थी। छुरे की मूठ पर सूखे हुए खून के दाग दिखाई दे रहे थे। मूठ कोई 6 इंच लंबी, 1 इंच चौड़ी और आधा इंच मोटी थी। उसके सिर गोलाकार थी। वह सींग या हाथी दांत की बनी मालूम होती थी और उस पर किसी सुनहरी चीज से पच्ची कारी हुई मालूम होती थी। हत्या इससे हुई मालूम होती है, मैं बोला। साफ जाहिर है, अमीठिया बोला। शक की कोई गुंजाइश ही नहीं। हत्यार जानलेवा जख्म से पूरी तरह मेल खाता है। इस पर कोई उंगलियों के निशान मिले? नहीं, अमीठिया इंकार में सिर हिलाता हुआ बोला। कमरे में उंगलियों के निशान मिले थे, लेकिन वे वही थे जो अपेक्षित थे। मैंने छुरे को खोल के पास से पकड़कर उठाया। इसकी मूठ बड़ी भारी मालूम होती है, मैं बोला। तभी तो इससे शशि भूषण का कत्ल हो पाया। अमीठिया बड़ी संजीदगी से सिर हिलाता हुआ बोला। शशि भूषण का ही होगा ये छुरा। मैं छुरे को वापस मेज पर रखते हुए बोला। कैसे जाना? अमीठिया हैरानी से बोला। साफ जाहिर है, मैं बोला। कैसे साफ जाहिर है?
भाई 1.5 फुट लंबा एक खास किस्म का ये छुरा एक छोटी मोटी तलवार जैसा है। ऐसा छुरा साधारणतया कोई अपने साथ लिए नहीं फिरता हो सकता। फिर हत्या के लिए ये छुरा डंडे की तरह हथप्राण के सिर पर मारा गया है, ना कि इसे इसके खोल में से निकालकर इसके शरीर में घोंपा गया है। कोई हत्यारा अपने शिकार के सिर पर प्रहार करने के लिए घर से ऐसे असाधारण आकार प्रकार का छुरा भला क्यों लाएगा? दर्जनों अन्य चीजें इससे ज्यादा कारआमद साबित हो सकती हैं, जैसे कोई लोहे का डंडा, पाइप का टुकड़ा, लोहे की छड़, कोई हथौड़ा, रेंच या ऐसी ही कोई और चीज। हत्या उस छुरे से मौजूदा तरीके से हुई होना ही इस बात का अपने आप में सबूत है कि वो ऐन मौके पर हथप्राण के कमरे में से ही हासिल किया गया था। हथप्राण पुरातत्व विभाग का रिसर्च स्कॉलर था। ऐसे किसी छुरे की उसके कमरे में मौजूदगी कोई हैरानी की बात नहीं। वेरी गुड, अमेठिया प्रभावित स्वर में बोला। यह छुरा शशि भूषण का ही है। इस छुरे का जुड़वा भाई उसके कमरे की एक दीवार पर टंगा हुआ था। उसके एक बार फिर अपना ब्रीफकेस खोला और उसमें से एक तस्वीर निकालकर मेरे सामने रख दी। वह तस्वीर कमरे की एक साइड की थी। दीवार के साथ एक राइटिंग टेबल रखी हुई थी और उस पर एक कलमदान, कुछ पुस्तकें और कागजात पड़े थे। लेकिन तस्वीर में ध्यान आकर्षण करने वाली चीज मेज के ऊपर की दीवार थी। उस दीवार पर हुकों के सहारे कुछ ऐतिहासिक हथियार टंगे हुए थे और हर हथियार के साथ एक कार्ड बंधा हुआ था जिस पर शायद उस हथियार से संबंधित जानकारी लिखी थी। उन हथियारों में 2 राजपूती अंदाज के भाले थे, 3 लंबी लंबी नालों वाली बड़ी अजीबोगरीब पिस्तौलें थी, 2 लोहे के तीर थे, एक ढाल थी, 2 सिपाहियों के डंडों से मिलते जुलते डंडे थे और था एक छुरा जो मेरे सामने पड़े छुरे का हूबहू जुड़वा भाई था। उस छुरे के बगल में एक स्थान दिखाई दे रहा था जहां हुक और कार्ड तो मौजूद था, लेकिन कोई हथियार नहीं था। निश्चय ही जिस छुरे से हत्या हुई थी वह उस स्थान से उतारा गया था। अब मेज की ओर ध्यान दो, अमीठिया बोला। तस्वीर में हर चीज साफ साफ दिखाई दे रही, लेकिन मैं बताता हूँ वहां क्या क्या पड़ा मिला था। कुछ सिक्के, कमरे की चाबी, एक पेन और पेंसिल का सेट, एक चाकू, एक गैर इस्तेमाल शुदा रुमाल और एक पर्स। ये वही आम चीजें हैं जो आदमी अपनी जेबों में रखता है और कपड़े बदलते समय हमेशा निकालता है। एक बात मुझे बड़ी अजीब लगी थी। शशि भूषण एक रईस बाप का बेटा था, लेकिन फिर भी उसका पर्स एकदम खाली था। उसमें कागजात थे जैसे कार का लाइसेंस, कुछ खरीदारी की रसीदें, एक पुरानी चिट्ठी, एक टेलीफोन नंबर लिखने वाली छोटी सी डायरी, लेकिन धन के नाम पर उस पर्स में एक भी नोट नहीं था। मेज पर पड़ी कुछ खरीद के अलावा कहीं से भी कोई रकम बरामद नहीं हुई थी। शायद वो अपना पैसा बैंक पर रखता। फिर भी कमरे में 10-20 रुपए तो होने ही चाहिए थे, और अगर वह पैसा बैंक पर रखता था तो कमरे से पासबुक या चेकबुक बरामद होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई। लेकिन रद्दी की टोकरी में हमें यह रसीद मिली थी। उसने ब्रीफकेस फिर खोला और उसमें से एक मनी ऑर्डर फॉर्म का प्राप्तकर्ता के पास रह जाने वाला भाग निकालकर मेरे सामने रख दिया। मैंने देखा कि उसके अनुसार शशि भूषण ने कल ही 1000 रुपये का मनी ऑर्डर प्राप्त किया था। हमने इस बारे में तफ्तीश की है, अमीठिया बोला। मनी ऑर्डर शशि भूषण के बाप ने भेजा था और पोस्टमैन के कथनानुसार उसने कल दोपहर शशि भूषण को 100 के 10 नोटों की सूरत में मनी ऑर्डर का भुगतान किया था। एक ही दिन में कहाँ गायब हो गए नहीं 100 के 10 नोट? इतना पैसा शशि भूषण एक ही दिन में खर्च नहीं कर सकता। इससे मैंने यही नतीजा निकाला कि वे 1000 रुपये जरूर किसी ने चुराए थे। शशि भूषण ने शायद चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया था और इसलिए वह उसकी हत्या करके भाग गया था। आई सी। फिर मुझे बाहर खड़ी शशि भूषण की फिएट कार का ध्यान आया। पूछताछ करने पर मालूम हुआ कि वह कार पिछली रात से वहां नहीं देखी गई थी। उसी सुबह वह वहां पहुंची थी। हमने और पूछताछ की तो शशि भूषण के एक दोस्त से मालूम हुआ कि कार की ब्रेकों में कोई नुक्स आ गया था, जिसे ठीक कराने के लिए शशि भूषण कल कार को मोरी गेट पर स्थित प्रिंस मोटर रिपेयर शॉप में छोड़ आया था। मरम्मत के बाद कार को आज सुबह 9:30 बजे रिपेयर शॉप का एक मैकेनिक वहां छोड़कर गया था। लेकिन ये अजीब बात नहीं कि वह मैकेनिक कार की चाबियां इग्निशन में ही लगी छोड़ गया था। चाबियां तो उसे शशि भूषण के कमरे में जाकर उसे सौंप कर आनी चाहिए थी। अजीब बात है, अमीठिया ने स्वीकार किया। आगे मैं मोरी गेट गया। रिपेयर शॉप से मुझे मालूम हुआ कि बकरी नाम का एक मैकेनिक कार को हॉस्टल में छोड़ने गया था। रिपेयर शॉप के मालिक ने यह भी बताया कि शशि भूषण की कार को हमेशा बकरी ही ठीक करता था और वही कार को हमेशा हॉस्टल में छोड़कर आया करता था। वह एक महत्वपूर्ण बात थी। इसका मतलब था कि बद्री शशि भूषण को खूब जानता था। जरूर वह उसके हॉस्टल का कमरा भी जानता होगा और बिना किसी से पूछताछ किए सीधा वहां पहुंच जाता होगा। हॉस्टल में बिना किसी की निगाहों में आया जा सकता है। बिल्कुल, हॉस्टल का मुख्य द्वार हमेशा खुला रहता है और वहां कोई रिसेप्शन मार का नई जगह नहीं है जहां जाकर आगंतुक को पहले रिपोर्ट करनी पड़ती हो। आप दर्जनों बार हॉस्टल में आकर चले जाएं तो भी जरूरी नहीं कि किसी का ध्यान आपकी ओर जाए। ओह, फिर मैंने बद्री से बात करनी चाहिए तो मालूम हुआ कि उसकी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए वह छुट्टी लेकर घर चला गया था। मैं उसके घर का पता पूछकर वहां से जाने ही वाला था कि एकाएक मेरी निगाह कुछ अलमारियों पर पड़ी।
जिनमें से एक के पल्लों पर बद्री का नाम लिखा हुआ था। पूछने पर मालूम हुआ कि उन अलमारी में मैकेनिक लोग अपना निजी सामान रखते थे। रिपेयर शॉप के मालिक के भरपूर ऐतराज के बावजूद भी मैंने बद्री की अलमारी का ताला खुलवा डाला। भीतर बद्री के तेल और ग्रीस से डूबे कपड़ों की एक तह से 100 के 10 नोट बरामद हुए। अच्छा, मैं भारी दिलचस्पी भरे स्वर में बोला। फिर तुम बद्री से मिले? मैंने उसे फौरन पकड़ मंगवाया। अमीठिया बोला। पहले उसकी तबीयत वाकई खराब थी या नहीं थी मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरी सूरत देखकर उसकी हालत जरूर खराब हो गई। अपनी अलमारी से बरामद हुए नोटों के बारे में जवाब तलबी किए जाने पर उसने कई कहानियां सुनाई। अंत में उसने ये तक कहा कि वे रुपये उसे शशि भूषण के कमरे में से बरामद उसके पर्स पर बद्री की उंगलियों के निशान मिले हैं। अगर उसे रुपये कार में मिले थे तो उसकी उंगलियों के निशान पर्स पर कैसे पहुंच गए? हकीकतन हमें ऐसे कोई निशान नहीं मिले थे। मैंने तो बद्री की हवा खुश्क करने के लिए ये बात कह दी थी, और इस बात का उस पर प्रत्याशित असर हुआ भी। वह रोने चिल्लाने लगा और वकील की मांग करने लगा। फिलहाल मैंने उसे लॉकअप में बंद कर दिया। मुझे उम्मीद है दिमाग ठिकाने आ जाने पर वह अपना अपराध कबूल कर लेगा। बद्री के मामले में बड़ी मुस्तैदी दिखाई तुमने। बद्री ने सोचा होगा कि चाबियां कार में ही छोड़ जाने से यह जाहिर होगा कि उसकी शशि भूषण में मुलाकात हुई ही नहीं थी, जबकि हकीकत में तुम्हारा ध्यान बद्री की ओर गया ही और उन चाबियों की वजह से। फिर उसके बाद रकम भी बरामद हो गई। लेकिन फिर भी क्या अच्छा ना होता कि तुम किसी चश्मदीद गवाह को तलाश करते जिसने उसे शशि भूषण के कमरे में दाखिल होते देखा होता? तुमने हॉस्टल में मौजूद आम लोगों से पूछताछ तो की ही होगी। हर किसी से पूछताछ की थी। ज्यादा पूछताछ करने से हाथ तो कुछ आया नहीं, उल्टे उलझने बढ़ गई। हॉस्टल में पूछताछ मैंने बद्री के पीछे पड़ने से पहले की थी, और उस मुझे ऐसा लगा था कि हत्या का अपराधी हॉस्टल में मौजूद था। नौकर रामू ने अपने बयान में हमें एक महत्वपूर्ण बात बताई थी। क्या? उसने उस मंजिल के कमरों की सफाई का काम 8:30 बजे आरंभ किया था, जिस समय वह कॉलोनी के एक कमरे में दाखिल होने की तैयारी कर रहा था। उस समय उसने हेमंत कुमार नामक एक युवक को शशि भूषण के कमरे का दरवाजा खटखटाते देखा था। हेमंत कुमार उसी हॉस्टल में शशि भूषण के बगल के कमरे में रहता है, और उस कमरे से निकलकर शशि भूषण के कमरे के सामने रामू के सामने पहुंचा था। रामू के देखते देखते ही हेमंत कुमार शशि भूषण के कमरे में दाखिल हुआ था। उसने 1-2 मिनट प्रतीक्षा की थी और फिर अपने काम में जुट गया था। 1-2 मिनट प्रतीक्षा क्यों की थी उसने? रामू से यही सवाल मैंने भी पूछा था। उसने बताया था कि 2 दिन पहले शशि भूषण और हेमंत कुमार में बड़ी भयंकर तकरार हुई थी, इसलिए रामू को हेमंत कुमार का शशि भूषण के कमरे में जाना बड़ा अजीब लगा था। उस वक्त उसने इस बारे में एक शब्द भी नहीं कहा था कि वह शशि भूषण के कमरे में गया था। मैंने उसे दोबारा तलब किया और इस बारे में उससे पूछा। पहले तो वह साफ मुकर गया, बोला कि वह शशि भूषण के कमरे में नहीं गया था। लेकिन जब मैंने उसे यह बताया कि मेरे पास एक चश्मदीद गवाह था, तो उसे कबूल करना पड़ा कि आज सुबह वह शशि भूषण के कमरे में गया था। लेकिन उसके कथानुसार वह उसे केवल विश करने गया था कि आज के मौखिक इम्तिहान में उसे कामयाबी हासिल है। फिर मैंने 2 दिन पहले दोनों में हुए झगड़े का जिक्र किया। उसने इस बात से मुकरने की कोशिश नहीं की। उसने कबूल किया कि उसकी शशि भूषण से बड़ी भारी तकरार हुई थी, लेकिन उसके कथानुसार उस समय वह नशे में था। उसने बताया कि कोई 2 सप्ताह पहले कॉलेज में हुई एक डिबेट में वह अपनी एक गर्लफ्रेंड को लेकर आया था। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को शशि भूषण से भी मिलवाया था। बाद में उसे मालूम हुआ था कि शशि भूषण उस लड़की से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश कर रहा था और उसे अक्सर टेलीफोन भी किया करता था। बस इसी बात पर झगड़ा हुआ था। लेकिन वह कहता है कि बाद में उसने अनुभव किया था कि इतनी मामूली बात पर शशि भूषण से उलझना उसकी मूर्खता थी। इसलिए उस रोज वह शशि भूषण के कमरे में गया था ताकि वह उसकी सफलता की कामयाबी की कामना करने के बहाने उस तकरार के प्रति भी खेद व्यक्त कर सकता है। पहले उसने इस बारे में हमें इसलिए कुछ नहीं बताया था क्योंकि वह नहीं चाहता था कि किसी को मालूम हो कि उसने शशि भूषण से माफी मांगी थी। वह कहता था यह बात खुल जाने से उसकी नाक नीची हो जाती। अमीठिया ने अपने कंधे झटकाए और बोला, एक क्षण के लिए मुझे यूं लगा था जैसे सुलझा सुलझाया केस मेरे सामने पड़ा था। एक लड़की की वजह से हसद की भावना, हत्या का उद्देश्य, मौका और हथियार बड़ी आसानी से उपलब्ध। आरंभ में तथ्य को छुपाने की चेष्टा द्वारा मन में खोट होने की तरफ संकेत, लेकिन फिर सारा केस धराशायी हो गया। वक्त मेल नहीं खाता था। सरकारी डॉक्टर की राय में कत्ल लगभग 9 बजे हुआ था और उस वक्त हेमंत कुमार टेनिस क्लब में टेनिस खेल रहा था। क्या पता टाइम के बारे में वह झूठ बोल रहा हो, मैंने सुझाया। वह झूठ नहीं बोल रहा था। टेनिस क्लब में टेनिस कोर्ट इस्तेमाल करने की फीस लगती है, इसलिए खिलाड़ी के आवागमन के वक्त का पूरा हिसाब रखा जाता है। वहां से मुझे मालूम हुआ कि हेमंत कुमार 8:33 पर टेनिस कोर्ट में उतरने के लिए तैयार खड़ा था। 8:30 बजे वह शशि भूषण के कमरे में दाखिल होता देखा गया था। इसका मतलब था कि उस कमरे में जाने और टेनिस कोर्ट पहुंचने के बीच में उसके पास केवल 3 मिनट का समय था, जो कि जिस प्रकार अपराध हुआ है उसकी रूट में उसके टेनिस कोर्ट पहुंच जाने के लिए कतई काफी नहीं। दोनों तरफ के ही वक्तों में किसी गलती की कोई गुंजाइश नहीं।
अगर वक्त की ये गड़बड़ ना होती तो मेरे निगाह में सबसे तगड़ा मर्डर सस्पेक्ट हेमंत कुमार ही होता। लेकिन मौजूदा हालात में भी तो वक्त में गड़बड़ी मालूम होती है। मुझे टेनिस क्लब के रूल मालूम है, वहाँ खेलते समय टेनिस की सफ़ेद पोशाक पहने होना ज़रूरी होता है। 3 मिनट में वहाँ पहुँच भी गया और उसने अपनी पोशाक भी बदल ली। मैं बताना भूल गया, अमीठिया तनिक खेतपूर्ण स्वर में बोला। दरअसल हेमंत कुमार हॉस्टल से ही टेनिस की पोशाक पहनकर आया था। रामू के कथानुसार जब वह शशि भूषण के कमरे में दाखिल हुआ था उस वक्त वह टेनिस की सफ़ेद पोशाक पहने था और हाथ में टेनिस का रैकेट थामे हुआ था। टेनिस क्लब हॉस्टल के पास ही है, वहाँ 3 मिनट में पहुंचा जा सकता है। आई सी। मेरा ध्यान फिर शशि भूषण के कमरे की तस्वीर की ओर गया। मेज पर जो किताबें पड़ी दिखाई दे रही थी उनमें से किसी का नाम ठीक से पढ़ा नहीं जा रहा था। एक किताब में जगह जगह सफ़ों पर निशानी के तौर पर कागज इतना पढ़ा जा पा रहा था, अ गाइड टू स्टडी ऑफ हैंड। मैंने अमीठिया का ध्यान उसकी ओर आकर्षित किया। अ गाइड टू स्टडी ऑफ हैंड। अमीठिया ने पढ़ा। हैंड, इससे आगे भी कुछ लिखा मालूम होता है। शायद पूरा शब्द हैंड वॉचिंग ही लगता है। ये कोई हस्तरेखा विज्ञान की किताब है। लेकिन वह तो इतिहास का विद्यार्थी था। हस्तरेखा विज्ञान उसकी हॉबी होगी, अमीठिया लापरवाही से बोला। हस्तरेखा विज्ञान को पामिस्ट्री के नाम से जाना जाता है, मैं बोला। हैंड वॉचिंग तो बड़ा अजीब सा शब्द है। इस संदर्भ में इस शब्द का इस्तेमाल मैंने तो आज तक नहीं सुना। तो फिर ये कोई और किताब होगी, शायद इसकी रिसर्च से संबंधित कोई किताब। और किताबें भी तो पढ़ी हैं, वे भी तो ऐसी होंगी। हाँ, ये हो सकता है। क्या इसके साथ शशि भूषण द्वारा तैयार किए गए नोट्स भी मिले थे? नोट्स? कैसे नोट्स? उसकी रिसर्च से संबंधित नोट्स जो उसने अपनी थीसिस के लिए तैयार किए होंगे और जिनके आधार पर वह अपनी मौखिक परीक्षा देने वाला था। ऐसा कुछ नहीं मिला उसके कमरे में। तस्वीर में किताबों के साथ जो कागजात दिखाई दे रहे हैं वे क्या हैं? कोरे कागज हैं, मैंने देखे थे। मैं चुप हो गया। मैं बड़ी गौर से उस छुरे को देखने लगा। अमीठिया के कथानुसार जिससे शशि भूषण की हत्या हुई थी। एक बात मुझे बड़ी अजीब लग रही है, अमीठिया बड़ी संजीदगी से बोला। क्या? हत्यारे ने हत्या के लिए वह छुरा क्यों इस्तेमाल किया? अगर उसने शशि भूषण की खोपड़ी तोड़कर ही उसकी हत्या करनी थी तो कमरे में इस काम के लिए ज्यादा बेहतर हथियार मौजूद थे, जैसे ये 2 राजपूती अंदाज के भाले जिन्हें लाठी की तरह इस्तेमाल किया जा सकता था, ये 2 लोहे के तीर जिन्हें डंडे की तरह इस्तेमाल किया जा सकता था, और ये 2 सिपाहियों जैसे डंडे। ऐसे हथियारों को छोड़कर उसने छुरे की मूठ के वार से शशि भूषण की हत्या क्यों की? लेकिन शशि भूषण की हत्या छुरे की मूठ के वार से नहीं हुई, मैं धीरे से बोला। क्या कह रहे हो? अमीठिया हैरानी और अविश्वास पूर्ण स्वर में बोला। छुरे की मूठ खून से सनी हुई है। यह टेस्ट किया जा चुका है कि खून शशि भूषण का है। खून में जो बाल चिपके हुए हैं वे शशि भूषण के सिर के हैं और छुरे की मूठ जख्म पर एकदम फिट बैठती है, अर्थात जख्म का आकार छुरे की मूठ के आकार से एकदम मेल खाता है। और तुम कहते हो कि? मैंने कहा कि इस छुरे के प्रहार से शशि भूषण की हत्या नहीं हुई। मैंने ये नहीं कहा कि इसका प्रहार उसके सिर पर नहीं किया गया। मतलब? पहले तुम अपने मूल प्रश्न का उत्तर खुद सोचो। इतने ज्यादा सहूलियत के हथियार छोड़कर हत्यारे ने इस छुरे को हत्या के लिए क्यों चुना? उसे क्या पता था कि दीवार पर टंगे इस छुरे की मूठ भारी थी और उसका प्रहार सिर पर करके हत्या की जा सकती थी? शायद वह छुरा घोंपकर शशि भूषण की हत्या करना चाहता था, अमीठिया सोचता हुआ बोला। लेकिन इससे पहले कि वह छुरे को उसके खोल में से खींच पाता शशि भूषण सावधान हो गया, या शायद छुरा खोल में फंस गया था और निकल ना सका था। बहरहाल हत्यारे ने उसे डंडे की तरह इस्तेमाल करके इसकी खोपड़ी पर प्रहार कर दिए। फिर छुरे के खोल पर या मूठ पर हत्यारे की उंगलियों के निशान क्यों नहीं मिले? उसने हत्या के निशानों को पहुंच डाला होगा। यह नामुमकिन है। उंगलियों के निशान छुरे के खोल से पहुंचे जा सकते थे लेकिन मूठ से नहीं, और यही बात सिद्ध करती है कि हत्या इस छुरे से नहीं हुई। कैसे सिद्ध करती है? अमीठिया बेसब्रेपन से बोला। मेरी समझ में कुछ नहीं आया, जरा बात को तफसील से कहो। सुनो, छुरे को खोल से निकालने के लिए एक हाथ से उसका खोल और दूसरे से उसकी मूठ पकड़नी पड़ती है। अगर हत्यारे को खोल से छुरा निकालने का मौका नहीं मिला या छुरा खोल से निकल नहीं पाया तो उसी क्षण उसने छुरे को खोल से पकड़कर मूठ की तरफ से हथप्राण के सिर पर दे मारा, तो छुरे की मूठ पर बने उंगलियों के निशानों के ऊपर हथप्राण के सिर से निकला खून छड़ जाएगा और खून में उसके सिर के बाल चिपक जाएंगे। इस प्रकार हत्यारे की उंगलियों के निशान खून और बालों के नीचे होंगे। अगर हत्यारा उन उंगलियों के निशानों को पहुंचकर मिटाने की कोशिश करता तो उंगलियों के निशानों के साथ साथ खून और खून में चिपके बाल भी पूछे जाते और फिर छुरा उस हालत में ना मिलता जिसमें कि वो मिला था। अब क्योंकि मूठ पर उंगलियों के निशान नहीं मिले थे और जैसा कि मैंने अभी कहा उनका पहुंचा जाना संभव नहीं था, तो इसका यही मतलब हो सकता है कि छुरा मूठ की तरफ से पकड़ा ही नहीं गया था, यानी कि हत्यारे का छुरे को खोल से निकालकर हत्या करने का कोई इरादा ही नहीं था।
यही बात सिद्ध करती है कि हत्या छुरे से नहीं हुई थी, बल्कि उसे हत्या हो चुकने के बाद मूल हथियार की शिनाख्त को छुपाने के लिए नियत से इस्तेमाल किया गया था। ओह, अमीटिया के मुंह से निकला। अब तुम समझ गए होगे कि इस छुरे के प्रहार हत्या हो चुकने के बाद शशि भूषण की खोपड़ी पर किए गए थे, ताकि हर कोई इसे ही हत्या का हथियार समझता और वास्तव में जिस हथियार से हत्या हुई थी उसकी ओर किसी का ध्यान न जाता। अमीठिया, साफ जाहिर हो रहा है कि हत्यारे ने किसी ऐसी चीज का प्रहार शशि भूषण के सिर पर करके उसकी हत्या की थी जिसकी उसके पास मौजूदगी पुलिस का ध्यान उसकी ओर आकर्षित कर सकती थी। उसी चीज की ओर से हर किसी का ध्यान हटाने के लिए उसने वहीं पर मौजूद एक छुरा उठाया और उसके 2-3 प्रहार पहले ही मर चुके शशि भूषण की खोपड़ी पर उसी स्थान पर किए जहां पहले बार का वो उसकी हत्या कर चुका था। इस प्रकार छुरे की मूठ पर खून भी लग गया और बाल भी। बाद में जब तुम लोगों ने घटनास्थल पर वह छुरा पड़ा पाया तो तुमने यही स्वाभाविक लगने वाला नतीजा निकाला कि हत्या उसी से हुई थी। फिर भी उसने छुरा ही क्यों चुना? मूल हथियार से ध्यान बटाने के लिए वो भाला या तीर या डंडा या लंबी नाल वाली पिस्तौलें भी चुन सकता था। कैसे चुन सकता था? उसने तो किसी ऐसी चीज को चुनना था जो जितना बड़ा जख्म हुआ था उतनी ही बड़ी होती, अर्थात मूल हथियार का नाप जिसके नाप से फिट बैठता। भाले और डंडे से बहुत बड़े जख्म होते, तीर और पिस्तौल की नाल से बहुत पतले, लेकिन छुरे की मूठ एकदम सही साइज की थी। अब छुरे की मूठ में तुम मूल हथियार का भी अंदाज लगा सकते। छुरे की मूठ का गोलाकार किनारा प्रहार के लिए इस्तेमाल किया गया था। इसका मतलब यह हुआ कि मूल हथियार भी गोलाकार था, धारदार नहीं था और व्यास में कोई 1.25 इंच था, और वह हथियार कोई ऐसी चीज होगी जिसकी हत्यारे के पास मौजूदगी देखने वाले को एकदम स्वाभाविक लगती। टेनिस का रैकेट? अमीठिया उत्तेजित स्वर में बोला। रैकेट का फ्रेम उन तमाम बातों से मेल खाता है जो तुमने हत्या के हथियार के बारे में कही, और रैकेट की मौजूदगी हेमंत कुमार के पास स्वाभाविक तो लगनी ही थी, क्योंकि वह टेनिस की सफेद पोशाक पहने था और टेनिस खेलने जा रहा था। लेकिन तुम पहले ही हेमंत कुमार के हत्यारे होने की संभावना को तिलांजलि दे चुके। तुमने खुद कहा था कि वक्त का हिसाब फिट नहीं बैठता था, वह 3 मिनट में कत्ल करके टेनिस कोर्ट नहीं पहुंच सकता था। शायद वह ऐसा कर पाया हो, शायद वह हमारे ख्याल से कहीं ज्यादा फुर्तीला हो, शायद समय के हिसाब में 1-2 मिनट की गड़बड़ हो, फिर भी वह हत्यारा नहीं हो सकता। सुनो कैसे। हेमंत कुमार को शशि भूषण से शिकायत ये थी कि वह उसकी गर्लफ्रेंड पर डोरे डालने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, मान लिया। नौजवानी में खून बहुत गर्म होता है और ऐसे देखने में मामूली लगने वाली बातों पर खून हो जाते, लेकिन उन दोनों युवकों में झगड़ा 2 दिन पहले हुआ था। दोनों एक ही इमारत में अगल बगल के कमरों में रहते थे। अगर उस झगड़े के बाद हेमंत कुमार का खून इतना ही खौल गया था तो उसने तभी शशि भूषण का कत्ल क्यों नहीं किया जब बात ताजी थी? यह बात तो कतई युक्ति संगत नहीं लगती कि पूरे 2 दिन तक वह चुपचाप बैठा रहा और तीसरे दिन की सुबह को जब वह टेनिस खेलने के लिए तैयार होकर अपने कमरे से निकला हो तो उसने एकाएक बगल के कमरे में जाकर शशि भूषण का कत्ल कर दिया। यह सरासर एक बेबुनियाद बात है। हाँ, यह बात मानी जा सकती है कि तीसरी सुबह दोनों में फिर झगड़ा हो गया, खूब तू मैं हुई हो, और तब क्रोध में आकर हेमंत कुमार ने शशि भूषण के सिर पर टेनिस के रैकेट का प्रहार कर दिया हो। लेकिन उस सूरत में उनकी तकरार की आवाजें अगर और किसी ने नहीं तो कम से कम रामू के कानों में जरूर पड़ी होती, जिसका कि सारा ध्यान ही उस ओर लगा हुआ था, जैसे कि वास्तव में नहीं हुआ था। और फिर शशि भूषण के कमरे में भी धींगा मुश्ती हुई होने के कुछ चिन्ह मिलते जो कि वास्तव में नहीं मिले थे। तुम ठीक कह रहे हो, अमीटिया गहरी सांस लेता हुआ बोला। और फिर तुमने बद्री नाम के मोटर मैकेनिक को भी तो हत्या के संदेह में हवालात में बंद किया हुआ है। दोनों आदमी तो हत्यारे नहीं हो सकते। हत्यारा या हेमंत कुमार हो सकता है या फिर बद्री के पास से शशि भूषण के 1000 रुपए के नोट बरामद हुए। अमीठिया यूं बोला जैसे अपने आप को याद दिला रहा हो। तुम्हारे कथानुसार बद्री हॉस्टल में 9:30 बजे पहुंचा था, लेकिन तुम्हारे डॉक्टर के कथानुसार हत्या लगभग 9 बजे हुई थी। क्या यही ये सिद्ध करने के लिए काफी नहीं कि बद्री हत्यारा नहीं? उसके घटना स्थल पर पहुंचने से पहले ही शशि भूषण की हत्या हो चुकी थी। अमीठिया, बद्री हत्या का नहीं, चोरी का मुजरिम। कत्ले के लिहाज से 1000 रुपया एक निहायत मामूली रकम, खास तौर से तब जबकि उसको यह भी मालूम था कि उस पर तुरंत शक किया जाता, क्योंकि गैरेज का मालिक बताता कि उसे उस वक्त शशि भूषण की गाड़ी पहुंचाने के लिए भेजा गया था। वास्तव में वह कार की चाबियां शशि भूषण को सौंपने की नीयत से उसके कमरे में गया होगा। उसने शशि भूषण को मारा पाया होगा और पर्स में से झांकते नोट देखे होंगे। उसने वे नोट ये सोचकर पर्स में से निकाल लिया होंगे कि अब तो किसी को सूझेगा ही नहीं कि कमरे में से कोई रकम गायब थी, और अगर सूझेगा तो यही समझा जाएंगे कि रकम हत्यारे ने चुराई होगी। कार की चाबियां वह इसलिए जानबूझकर इग्निशन में छोड़ गया था ताकि अगर बाद में उससे पूछताछ हो तो वह बड़े इत्मीनान से कह सके कि शशि भूषण को उसकी चाबियां देने की नीयत से उसने कोई उसके हॉस्टल का दरवाजा खटखटाया था।
लेकिन भीतर से कोई उत्तर नहीं मिला था, इसलिए वह चाबियां कार में ही छोड़कर चला आया था। और प्रोफेसर दामले भी तो यूनिवर्सिटी जाता हुआ शशि भूषण के हॉस्टल से होता हुआ गया था। उसने शशि भूषण के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी थी। उसे भीतर से कोई उत्तर नहीं मिला था, तो उसने समझ लिया था कि शायद शशि भूषण पहले यूनिवर्सिटी चला गया था। तुम प्रोफेसर दामले से मालूम करो कि वो हॉस्टल में किस वक्त पहुंचा था। अगर वह 9:30 बजे से पहले वहां पहुंचा था तो बेचारा बदली कत्ल के इल्जाम से बच जाएगा। मेरे साथ एक ASI है, अमीटिया बोला। मैं उसे प्रोफेसर दामले के पास भेजता हूँ। जरूर। मैंने एक कागज निकालकर जल्दी से उस पर कुछ घसीटा और उसे एक लिफाफे में बंद करके अमीटिया को थमा दिया। जरा अपने ASI को कहना कि वह मेरा यह पत्र प्रोफेसर दामले को दे दे। अमीटिया ने हैरानी से मेरी ओर देखा, लेकिन वह मुंह से कुछ नहीं बोला। वह लिफाफा लिए कमरे से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद वह वापस लौटा, मेरे सामने कुर्सी पर ढेर हो गया। शर्लॉक होम्स साहब, वह बोला, अब लगे हाथ तो ये भी बता डालो कि हत्यारा कौन है या हो सकता है। हंस रहे हो? मैं शिकायत भरे स्वर में बोला। नहीं, एकदम गंभीर हूँ। तो सुनो, थोड़ी देर के लिए कल्पना करो कि हत्या के मूल हथियार की ओर से ध्यान बटाने के लिए हत्यारे ने छुरे का इस्तेमाल नहीं किया था। कल्पना करो कि हत्यारा वहां पहुंचा जो हथियार उसके पास था, उससे उसने शशि भूषण की हत्या की और वहां से चला गया। उस सूरत में तुम लोग किस लाइन पर तफ्तीश करते? तुम गौर करते अपने डॉक्टर द्वारा बयान किए हुए जख्म की किस्म पर। डॉक्टर तुम्हें बताता प्रहार किसी बिना धार वाले गोलाकार और लगभग 1.25 इंच व्यास वाले हथियार से किया गया था। ऐसा हथियार कोई लोहे का सरिया हो सकता था, स्टील की ट्यूब हो सकती थी, लेकिन हत्यारा ऐसी किसी चीज के साथ हॉस्टल में पहुंचता तो उस संदर्भहीन असाधारण वस्तु की उसके पास मौजूदगी की ओर किसी न किसी का ध्यान जरूर आकर्षित होता, जैसा कि वास्तव में नहीं हुआ है, क्योंकि तुमने सारे हॉस्टल में पूछताछ की। शायद वह ऐसा कोई हथियार अपने कोट की आस्तीन में छुपा कर लाया हो। ऐसी चीज एक ही हो सकती है, और वह छड़ी। अमीठिया उत्तेजित स्वर में चिल्लाया। वॉकिंग स्टिक? बिल्कुल। और छड़ी का ख्याल आते ही सबसे पहले किसका ख्याल आता है? छड़ी किसके व्यक्तित्व का स्वाभाविक अंग है? प्रोफेसर दामले, अमीठिया के मुंह से निकला। बिल्कुल। अपनी छड़ी की ओर से पुलिस का ध्यान हटाने के लिए उसने आकार प्रकार में छड़ी की मूठ से मिलते जुलते हथियार छुरे की मूठ को अपना अपराध छुपाने के लिए इस्तेमाल किया था। लेकिन प्रोफेसर दामले ने शशि भूषण की हत्या क्यों की? उल्टे उनकी तो अपने उस विद्यार्थी में बड़ी कृपा दृष्टि थी। कृपा दृष्टि नहीं, कोप दृष्टि। जो वजह मेरी समझ में आती है वह मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, पिछली बार शशि भूषण के मौखिक इम्तिहान की तारीख मुकर्रर थी और वो उस इम्तिहान के लिए पूरी तरह से तैयार था। फिर उसने केवल इस बात के लिए कि मूल पांडुलिपि लाइब्रेरी में आ गई थी, परीक्षा को मुलतवी करने की अर्जी क्यों दी? इसका एक ही जवाब हो सकता है कि मूल पांडुलिपि को देख चुकने के बाद शशि भूषण को कोई ऐसी चौंका देने वाली अप्रत्याशित बात सूझी थी जिस पर पूरी तरह से मनन करने के लिए उसे समय चाहिए था। यह बात उसने प्रोफेसर दामले को भी बताई होगी। उन्हीं दोनों प्रोफेसर दामले को विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जाना था, इसलिए शायद उन्होंने शशि भूषण को अपने लौटने तक अपनी नई खोज के बारे में चुप रहने के लिए तैयार कर लिया। उन्हीं दोनों प्रोफेसर दामले की थीसिस पर आधारित पुस्तक के नए संस्करण के प्रकाशन की घोषणा हुई तो शशि भूषण ने मौखिक परीक्षा के लिए फिर तारीख ले ली। प्रोफेसर दामले को यह खबर लगी तो वे वापस दिल्ली दौड़े। पिछली रात को वे यहाँ पहुंचे थे और आज सुबह जब वे हॉस्टल में शशि भूषण से मिलने गए थे उस वक्त शायद वे अपने मन में कत्ल का इरादा लेकर नहीं गए थे। अगर ऐसा होता तो वे अपने साथ कोई छड़ी से ज्यादा मुनासिब, ज्यादा कारआमद हथियार लेकर आए होते। वास्तव में वे शायद शशि भूषण से यह प्रार्थना करने आए थे कि वह अपनी चौंका देने वाली खोज को किसी पर प्रकट न करे। शायद उन्होंने शशि भूषण को दौलत का लालच दिया, अपनी किसी भावी पुस्तक का सहयोगी लेखक बना लेने का भी लालच दिया। शायद प्रोफेसर दामले को इस बात का भी ख्याल नहीं आया था कि शशि भूषण उनकी बात नहीं मानेगा, लेकिन शशि भूषण ने शायद उनकी बात मानने से साफ इनकार कर दिया था। प्रोफेसर दामले के लिए वह इनकार उनकी तबाही का सामान था। इससे उनकी बेइज्जती तौहीन होती, उन्हें भरी जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ता और उनकी नौकरी भी जाती। शायद उन पर फ्रॉड का केस भी चल जाता। इसलिए उस नाजुक घड़ी में उन्होंने अपनी हाथी दांत की मूठ वाली छड़ी उठाई और उसका भीषण प्रहार शशि भूषण पर कर दिया। उसके बाद वे शशि भूषण की उस चौंका देने वाली रिसर्च से संबंधित सारे नोट्स भी अपने साथ चुरा ले गए। लेकिन शशि भूषण ने ऐसी कौन सी चौंका देने वाली अप्रत्याशित खोज कर डाली थी जो प्रोफेसर दामले के रुतबे और कैरियर के लिए खतरा बन सकती थी? नहीं समझे? मैंने उसका ध्यान शशि भूषण के कमरे की तस्वीर की ओर आकर्षित किया। इस किताब को देखो, इसका नाम तुम अ गाइड टू स्टडी ऑफ हैंड वॉचिंग बता रहे थे, लेकिन मेरा ख्याल है जिसकी कि तुम घटनास्थल पर जाकर किताब देख पुष्टि कर सकते हो कि ये अ गाइड टू स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग, अर्थात ये हैंड राइटिंग पहचाने जाने की कला से संबंधित किताब है। इसके साथ पढ़ी
बाकी किताबें भी इसी से मिलते जुलते विषयों की होंगी, जैसे स्याही या कागज पहचानने से संबंधित। अमीठिया, साफ जाहिर है कि शशि भूषण ने इस बात का कोई वैज्ञानिक सबूत खोज निकाला था कि प्रोफेसर दामले की खोज टीपू सुल्तान की डायरी जारी थी, फ्रॉड थी। और यह खोज उसने हैंड राइटिंग की शिनाख्त, कागज की उम्र और स्याही की किस्म की तफ्तीश के आधार पर की थी। यानी कि प्रोफेसर मेहरोत्रा का यह कथन कि वह डायरी 19वीं सदी का फ्रॉड थी, वे कागजात जाली थे, सही था। तभी एकाएक टेलीफोन की घंटी बजी थी। मैंने रिसीवर उठाकर कान से लगाया। एक क्षण के लिए दूसरी ओर से आते आवाज सुनी और फिर रिसीवर अमीठिया को ओर बढ़ा दिया। तुम्हारे उस एएसआई का फोन है जो प्रोफेसर दामले के यहाँ गया था, मैं बोला। अमीठिया ने मेरे हाथ से रिसीवर ले लिया। दूसरी ओर से आती आवाज सुनकर वो बुरी तरह चौंका। कुछ क्षण वह सुनता रहा, फिर उसने रिसीवर क्रैडल पर पटक दिया। प्रोफेसर दामले ने आत्महत्या कर ली, अमीठिया ने बताया। तुमने उसे क्या लिखकर भेजा था? तुम्हारा पत्र पढ़ने के बाद वो दूसरे कमरे में गया था और वहां उसने जाते ही रिवॉल्वर से अपने आप को शूट कर लिया। क्या लिखा था तुमने पत्र में? मैंने तो सिर्फ प्रोफेसर दामले से प्रार्थना की थी कि वो शशि भूषण की रिसर्च के नोट्स पत्रवाहक के हाथ भेज दें। यानी कि तुमने उन्हें संकेत लिख भेजा था कि उनके अपराध की पोल खुल गई थी। यह बात प्रकट हो चुकी थी कि उन्होंने शशि भूषण की जुबान बंद रखने के लिए उसकी हत्या की थी और उसके कमरे से उसकी रिसर्च से संबंधित नोट्स चुराए थे। लो, मैं बड़ी मासूमियत से बोला। अब मुझे ये थोड़ी मालूम था कि प्रोफेसर साहब आत्महत्या कर लेंगे। क्या वाकई नहीं मालूम था तुम्हें? अमीठिया मुझे घूरता हुआ बोला। नहीं तो, मैं साफ झूठ बोलता हुआ बोला। अमीठिया कुछ क्षण कहर भरी निगाहों से मुझे घूरता रहा, फिर धीरे धीरे उसके चेहरे के भाव बदलने लगे। अंत में मुझे उसके होंठों पर एक मीठी मुस्कुराहट खेलती दिखाई दी। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक की किसी अगली कहानी में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।